अच्छा, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि मैं अगर आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, कोई सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे पलट के कोई रिस्पॉन्स देंगे? यानी कि मैंने आपसे, ये कौन कर रहा है यार ये बार बार? है कौन ये? कोई मसला हो रहा है तो बता दो, ठीक है? डिस्टर्ब नहीं करे बार बार। अच्छा, अगर मैं आपसे कोई सवाल करता हूँ, जैसे आपका नाम क्या है, ठीक है, आप मुझे पलट के कोई रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है? या आपके पास कोई शॉप है, मेडिकल शॉप या फिर फूड का शॉप, कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आपके पास क्या धनिया पड़ा हुआ है, दाल पड़ा हुआ है? आप कहते हैं या तो हाँ या तो ना, ठीक है? अगर आपके पास मौजूद होगा तो आप क्या कहेंगे? हाँ मेरे पास है। इसी तरह जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है, ठीक है? मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है, आपने मुझे पलट के एक रिस्पॉन्स दी है, ठीक है? ये जो रिस्पॉन्स और कम्युनिकेट हो रहा है ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, इसके बीच में एक एसीआई का रूल भी है, जो है स्टारलेट। स्टारलेट क्या करता है कि हमने जो पूछा है मैंने, ठीक है? स्टारलेट का काम ये है कि मैंने भाई से पूछा कि यार आपके पास धनिया है, मिसाल के पास सब्जी का शॉप है, ठीक है? अब स्टारलेट जो है वो एसीआई के पास जाएगा, जो कि स्टारलेट ही है, ठीक है? दो टाइप के हैं, एक एडब्ल्यूएस के होते हैं और ए सॉरी, एक होता है ए एस जी आई और एक होता है डब्ल्यू एस जी आई। डब्ल्यू एस जी आई जो होता है वो होता है उसके लिए, फ्लास्क के लिए होता है, और ए एस जी आई जो हम यूज़ करते हैं वो फास्ट के लिए, ठीक है? अब कोई पूछना चाहे कि दोनों डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कोई सवाल है ना सवाल? अच्छा, इन दोनों में फ़र्क ये है कि ए डब्ल्यू एस जो है, ओ सॉरी, ए एस जी आई जो है वो है फ्लास्क के लिए। फ्लास्क जो है वो सिर्फ एक ही इनपुट को हैंडल करता है, यानी कि जब तक उसको वो चीज़ मिलेगा नहीं, तब तक वो किसी और की बात का जवाब नहीं देगा, ठीक है? और फास्ट एपीआई में ये नहीं होता, ठीक है? फास्ट एपीआई में क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पर आपने एक मशीन मॉडल बनाया, ठीक है, जो कि क्या प्रेडिक्ट करता हो कि आप किसी, क्या बताऊँ, कोई मिसाल बताओ, जैसे किसी एक आपने कोई मॉडल बनाया हो, एआई मॉडल, जो क्या करता हो, क्या प्रेडिक्ट करता हूँ? हाँ, चलो अब वो ये प्रेडिक्ट करता हो कि यार आपकी जो सैलरी है उस बेस पे आपको कौन सी गाड़ी मिलेगी, ठीक है? पहला यूज़र आके अपना इंफॉर्मेशन देता है और उसी के साथ दूसरा यूज़र भी आके इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है? अब मॉडल को तो प्रेडिक्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है? इंफॉर्मेशन जो उसका जो कैलकुलेशन होती है उसको परफॉर्म करने में टाइम लगता है। इतने में वो क्या करता है कि वो जाएगा मॉडल, पहले तो वो डेटाबेस में चेक करेंगे हमारे पास वो डेटा है भी या नहीं, वो मॉडल बना हुआ भी या नहीं है। अगर वो चीज़ उसको मिल जाती है, फास्ट ईबीआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर उसको वो चीज़ मिल जाती है तो वो उसको रिस्पॉन्स जल्दी दे देगा, ठीक है? अगर उसको वो नहीं मिलता और उसी के साथ किसी दूसरे यूज़र ने भी उसको रिक्वेस्ट की है किसी चीज़ का, तो वो पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले को इनपुट दे देगा, क्योंकि वो उसको प्रेडिक्ट करने में टाइम ले रहा है, ठीक है? कभी कभार ऐसा भी होता है कि मॉडल प्रेडिक्ट करने में टाइम लेता है, ठीक है? हमने जो मॉडल बनाया है वो प्रेडिक्ट करने में टाइम लेता है, उस वजह से डिले भी हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है? इसमें ए एस का रूल यही है, जो है स्टारलीट। स्टारलीट क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है? वो ये काम कर रहा है कि आपने जो इंफॉर्मेशन भेजी है वो सही फॉर्मेट में है या नहीं है, ठीक है? अगर सही फॉर्मेट में है वो डेटाबेस में जाके चेक करेगा क्या वो डेटाबेस के अंदर है या नहीं। अगर है तो वो आपको पलट के रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है? आपने रिक्वेस्ट की, उसने पलट कर आपको रिस्पॉन्स कर दी। हमने जो अपना कोड यहाँ पे छोड़ दिया था, ठीक है? इसमें मैंने जो चीज़ें ऐड की है वो मैं अभी क्लियर करता हूँ, क्योंकि पिछली क्लास में रह गई थी, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मैं यही क्लियर कर देता हूँ यार, इसका तो आपको पता है हमने ये क्यों बनाया, यहाँ तक को तो पता है या भूल गए?
हाँ, ये रूट जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, मुझे जाना का है। ठीक है, और हमने जो फंक्शन बनाई है किसके, एप डॉट गेट, यानी कि गेट का मेथड यूज करके हमने एक राउट बनाया है जो पेशेंट को कॉल करेगा। ठीक है, अब हमने इसके आगे एक और चीज स्लैश करके लगा दिया है, पेशेंट आईडी, लेकिन किसके अंदर रखा है, डिक्शनरी के अंदर रखे, मतलब वैसे डिक्शनरी नहीं है, ये एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अभी हमें तो नहीं पता ना, अगर हमारा कोई फ्रंट एंड मतलब मिसाल के तौर पर हमारा कोई वेबसाइट तैयार होता है, अब मुझे तो नहीं पता वो जो है यूजर आगे कौन सा इनपुट आगे देगा, कौन सा पेशेंट का आईडी मांगेगा, है ना, कोई भी पेशेंट का आईडी दे सकते हैं वो। अगर हमारे पास हजारों लाखों हुए तो हम वो कैलकुलेट करने थोड़ी बैठ जाएंगे, या सारे डिफाइन करने बैठ जाएंगे वेरिएबल में कि नहीं भैया अगर ये नहीं हो तो ये करो, ये नहीं करो तो ये करो। तो हमने आइडेंटिक ये काम कर रहा है, यहाँ पे एक ये वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगर मेरी बात समझ नहीं आए तो दोबारा बता देना, मैं दोबारा दोहरा लूंगा अपनी बात। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जो यूजर ने दी है। ठीक है, और हमने इसी वेरिएबल को जो यूजर ने दी है हमने फंक्शन के अंदर क्या कर दिए, कॉल कर लिए, और इसका टाइप क्या रख दिया, स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि हमारा जो डिक्शनरी है वो ऑलरेडी किसमें, स्ट्रिंग में कुछ इंटीजर्स वैल्यू हैं इसके अंदर, लेकिन वो पाइथन जो है वो हैंडल कर लेगा। ठीक है, क्या क्या पता हमारे को वैलिडेशन करना पड़ जाए इसके लिए। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे डेटा लोड किया, और उसके बाद मैंने कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ डेटा इन पेशेंट आईडी। ठीक है, रिटर्न क्या कर देना, डेटा कर देना, लेकिन उसके साथ साथ जो यूजर ने इनपुट मांगी है, क्या मांगी है, कुछ भी दे सकता है वो। तो यहाँ पे हम पास नहीं लिखेंगे, सॉरी पेशेंट आईडी ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, वरना अगर कोई मसला आ जाता है एल्स रिटर्न क्या कर देना, नॉट फाउंड। असल में हम यहाँ पर अभी ऐसे ही पाइथन का कोड लिख रहे हैं, रिटर्न जो है वो पाइथन का ही है, लेकिन इसके बजाय हम हटा के रेस कर देंगे। ठीक है, जो कि सर्वर का जो एरर होता है, हमने ट्राई और एक्सेप्शन पढ़ी थी ना, डेटा हैंडलिंग पढ़ी थी हमने, एरर डेटा हैंडलिंग पढ़ी थी पाइथन के अंदर, उसके अंदर क्या थी, ट्राई और एक्सेप्ट था, है ना। इसी तरह यहाँ पर हमारा कोई एरर आता है तो वो हमें कौन बताएगा, HTTP स्टेटस कोड हमें बताएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको मैसेज छोड़ रहा हूँ और अपना टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ करें काम। ये वाला, ये सही तो है। एक मिनट देख लेता हूँ सब। अब सही है, हाँ मैं एरर हट गया। अच्छा, कोड को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, सर्वर चलाएंगे, कौन सा, यूबीकॉन। यूबीकॉन सर्वर चलाया जो कि इसका है, स्टारलिट का है, और फास्ट एपीआई के ऊपर काम करेगा। अच्छा, इसके साथ हम अपने जो पाइथन फाइल है हमारी उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और कौन से मोड में लगा रहे हैं, रीलोड। देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं। हमारे पास आ गया, ये तो हेलो का आ रहा है, लेकिन हम असल में क्या खोलेंगे, डॉक्स खोलेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स। आपके पास भी मसला है तो कंट्रोल सेट कर देना। ठीक है, और वापस वही कर देना, क्योंकि खुद ब खुद पता नहीं कहाँ लेके चला जाता है।
हमारा ये डॉक्यूमेंट क्रिएट होकर आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, पेशेंट आईडी की गेट पोस्ट आ चुका है हमारे पास। और ट्राई इट आउट करेंगे इसको मालूम करने के लिए। और यहाँ पे मैं अपनी पेशेंट आईडी देता हूँ। कौन सा पेशेंट आईडी दूँ? कैपिटल में ना, P001 एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसी के साथ मुझे रिस्पॉन्स आ गया। ये किसने दिया? स्टारलाइट ने दिया। किसके थ्रू दिया? SGI के थ्रू दिया। ठीक है, अच्छा सर, हमारे पास ये हमें क्या क्या बता रहा है कि हमने ये URL सेट किया था। हमने डायरेक्ट यहाँ से किया ना, डॉक्स के थ्रू हमने पेशेंट को कॉल किया। अगर हम चाहे तो यहाँ पे भी हम पाथ सेट करके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये इजी लगता है इसलिए मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूँ। अच्छा, इसने हमारे को पलट के क्या दिया? 500 इंटरनल सर्वर एरर, यानी कि कोई सर्वर का एरर आया। ये जो है HTTP स्टेटस कोड है। ठीक है, जो हमारा पलट के जिसने ये एरर शो किया है। अच्छा, और यहाँ पे ये बता भी रहे हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुली जा चुकी है सर्वर के पास। और हमारे को यहाँ पर अभी शायद मेरे पास से वो पेशेंट आईडी नहीं मिली। नहीं, यहाँ पे भी हमारे को पेशेंट आईडी नहीं मिली है पलट के। वापस कोड में जाके देखते हैं क्या मसला है। ओ, यहाँ पे मैंने गलती की है ना, मैंने गलत लिख दिया। इफ पेशेंट होगा, इफ पेशेंट आईडी इन डेटा होगा। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर लिया था। अच्छा, मैं दोबारा सर्वर कंट्रोल R कर रहा हूँ, फिर दोबारा ट्राइट आउट। नहीं, केरिस नाम का कोई रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन ये बता रहे हैं इस पेशेंट नॉट फाउंड। क्यों? हम अपनी डिक्शनरी जाके चेक करते हैं, P कैपिटल है उस वजह से। ठीक है, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ और क्या कहते हैं, यहाँ पे दोबारा दूंगा। भाई बता दी इसने, रिस्पॉन्स मिल चुका है हमारे को सर्वर से, जो कि 200 का। और रिस्पॉन्स बॉडी में हमारे पास क्या पलट कर आया? पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन जो हमारे को चाहिए थी। ठीक है, ये रहा कोड। नहीं नहीं, लिखें, हाथ से लिखें। अगर मैं चाहूँ ये सारा कोड हटा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये कोड भी हटा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमने नीचे क्रिएट कर लिया है। लेकिन इसमें एक ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है, और ये है जो हमने बनाया है। सेकंड, जूम करो, जूम आउट करो। एक मिनट, इसको मैं टर्मिनल को नीचे कर लेता हूँ, ये वाला। एक मिनट, कोड नहीं, कोड अपने हाथों से लिखें, जल्दी सीख पाएंगे। चालू क्यों नहीं हो रही है?
यहाँ से डेटा उठा लें। अच्छा, इसके बाद मैं एक और डेटा दूंगा इसको हटा के, सही है। इसको हटा के मैं एक दूसरा डेटा दूंगा जिसके अंदर हमारे पास BMI भी होगा। लिख रहे हैं कोड? हाँ, ये रहा। बस इतने ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना सा लिखने हो जाएगा काम। रन करने के लिए यूबिकॉन आ गया हुआ, रिफ्रेश करो। रन करने के लिए ये रहा। एक मिनट। देख लो, मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो दोबारा। ये रहा। ये लिखना है, देखो रन करने के लिए ये लिखना है। और ये रहा कोड, ठीक है। अब सही है। हो गया, क्या रहता है आपका? तो हो गया होगा। बेस कोड नहीं है? नहीं है? अगर मैं इसको भी लिखूंगा HTTP, ये कुछ एरर तो देगा, देखो ये एरर दे रहा है क्योंकि अभी फाउंड नहीं है। तो सबसे पहले हम ये भी चीज़ इंपोर्ट कर देंगे। कहाँ से? ये रहा HTTP एक्सेप्शन। इससे हमारे जो स्टेटस कोड है, सर्वर का मसला है, यूज़र ने गलत इनपुट दिया है या फिर हमने डेटा गलत दिया है, जितने भी एरर होंगे इस टाइप के वो हमें बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, 404। 404 किसके लिए होता है? सवाल आ गया है ना, नॉट फाउंड के लिए। और उसके आगे हमने क्या दे दिया, डिटेल्स। हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसको ये कैपिटल आएगा मेरे पास से। हाँ, यही है, बस लिख दो उसी के आगे। ये रहा।
सही है। अब एक मसला आ रहा है। डॉट नहीं लगाना, ठीक है, डॉट नहीं आएगा, बस डायरेक्ट ये कॉल करके इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ये लिख लेना, ठीक है। स्टेटस कोड और साथ में डिटेल्स। डिटेल्स हमने ये इसलिए दिया है ताकि पता चल सके भाई मसला क्या है, ठीक है। और स्टेटस कोड हमारे को उसका प्रॉब्लम बताता है कि असल में मसला किस चीज़ का था, डेटा का था या सर्वर का था या फिर हमने गलत इनपुट दिया या वो चीज़ हमारे पास है नहीं, उसका भी एरर आता है, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है स्टेटस कोड के बारे में, ये रहा 20 किसके लिए होता है, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, मतलब हमने जो रिक्वेस्ट भेजी थी, जो पलट के रिस्पॉन्स आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 201 क्रिएट होता है किसके लिए, रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, वो जब हम पढ़ेंगे पुट का, अभी गेट का पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ पुट का भी है, जब वो पढ़ेंगे उसमें ये नहीं यूज होगा। 40 वेट रिक्वेस्ट किसके लिए, गलत इनपुट के लिए, ठीक है। 404 किसके लिए, डेटा नहीं मिला। 500 इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर का प्रॉब्लम, ये हमारे को देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो डीपली जो है ना, अगर आप एपीआई पे काम करना चाहते हैं उनके लिए सारी चीज़ें, ठीक है। वरना तो आप चैट जीपीटी के जरिए भी अपने प्रॉब्लम मालूम कर सकते हैं, लेकिन जो एपीआई बनाते हैं ना, जो चीज़ों में घुसना चाहता है, उसके लिए ये चीज़ें या ये चीज़ें मालूम होना चाहिए उसके लिए। अभी हमारे पास देखो, हमने जो डेटा दिया था टर्मिनल में, हमने देखा होगा यहाँ पे 200 लिखा हुआ आ रहा था, ये देखें 20000। उससे पहले अगर हम उसको गलत डेटा दें यहाँ पर, एक मिनट, ये रहा, अगर मैं देखो यहाँ पे इसको ना गलत डेटा दूँ जिस तरह मैंने पहले दिया था, अब इसको मैं यही दे रहा हूँ, बल्कि क्योंकि हमने तो अपना वो चेंज कर दिया है। कैंसल, कंट्रोल आर, अच्छा मैंने सर्वर बंद कर लिया था, सॉरी, सर्वर को रन करता हूँ। 20 का रिस्पॉन्स आया, अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा पाथ और क्यूरी, ठीक है, दोनों पढ़ेंगे अभी, समझेंगे कि साथ में। देखो क्या है, 404 का एरर आ गया। अच्छा, इसमें ये देखो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हम इसमें मालूम कर सकते हैं, यानी कि हम अपने यूजर को बता सकते हैं कि हम इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड करके उसके लिए इजी बनाए, भाई यहाँ पे क्या डेटा मांग रहा है, किस चीज़ का है, क्या देना है, किस तरह का इनपुट देना है, ये सारा हम अभी किसके थ्रू करेंगे, पाथ पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। क्यूरी किसके लिए होता है, क्यूरी होता है उसके लिए अगर आप अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं पीएमए के ऊपर, हाइट और वेट के ऊपर, या फिर उसके अंदर कंडीशन लगा सकते हैं कि हमारे जो एज है वो 0 से ज़्यादा नहीं हो, सॉरी एज तो 0 से बड़ा हो सकते हैं, 0 से कम नहीं हो, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज का जो उम्र है वो 120 से ऊपर नहीं हो, इस तरह के हम कंडीशन लगाएंगे। देखो आ गया, अनाया शर्मा आ गया भाई, सिटी गवाटी, क्या दूँ कोड, एक भाई आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है पाथ पैरामीटर, ठीक है, ठीक है, एक मिनट भाई, सारे यहाँ तवज्जो दें।
बातें करना बंद कर ले, अभी काम पे ध्यान दे सारे। अच्छा अभी ये एक और बार मेरे को ये आवाज़ आई ना, क्लास से एलिमिनेट हो जाएंगे अब। ये जो दोबारा आई है, बता भी नहीं रहे कौन आवाज़ कर रहे बार बार। अच्छा अभी जो है पाथ पैरामीटर में इंपोर्ट कर ले सारे। यहीं पे होगा, ये शायद आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, पाथ और क्यूरी। पाथ और क्यूरी का डिफरेंस पता है आपको? पाथ क्या होता है, क्यूरी क्या होता है? पाथ, जिस तरह फोल्डर का जो पाथ है ना, ये क्या है, ये इसको क्या कहते हैं? हाँ, ये जो हो रहा है मतलब ये जो स्लैश स्लैनी स्लैश वेस्ट है, ये क्या है? पाथ है ना। इस तरह हम यहाँ पे भी पाथ दे सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का पाथ ही है, जो हमने पेशेंट स्लैश पेशेंट जो लिखा है, पेशेंट आईडी जो लिखा है, ये भी पाथ है। ठीक है, लेकिन इसका सिर्फ ये काम नहीं है, हम एक और जो है क्या कहते हैं इसको, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अभी इस पे। ये मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, देखो एस टी आर है ना, इसके आगे यूं करके और ये दे दो। हाँ, एक मिनट मैं इसको सेट कर लेता हूँ, इसको मैं सेट कर लेता हूँ एक दफ़ा। प्रैक्टिस नहीं, ये अब आगे पीछे भी कर सकते हैं। नहीं, डिस्क्रिप्शन वो बता रहा है करना क्या है, किस बारे में है। ठीक है, क्या हो गया? सब हो गया। हाँ, ये मसला कर रहा था। देखिए एस टी आर लिखें, एस टी आर के बाद पाथ। ठीक है,
पाथ लिखने के बाद ये जो 3 डॉट है ना, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें लाजमी है, ये चीज़ें इनपुट देना लाजमी है। हम या तो उसको ऑप्शनल छोड़ सकते हैं या फिर इसको ये कह सकते हैं कि ये लाजमी है इसको इनपुट देना। ठीक है, यानी कि हम अपने यूज़र को बता रहे हैं कि टाइटल इसका हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या बता रहा है। अब इसमें लोड करता हूँ, उसके बाद देखना किस तरह। ये तीन हम तब लगाते हैं अगर हमारे को उस चीज़ को ज़रूरी बनाना हो कि अगर ये चीज़ आप डेटा में नहीं देते तो हम आपका जो डेटा है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये 3 डॉट इसलिए देते हैं हम। मेरे ख्याल से कमेंट कहते हैं ना इसको इंग्लिश में, कमेंट है ये। लिख रहे हैं आप सब? हाँ, एग्जाम्पल। अब मैं इसको लोड करके दिखाता हूँ, देखें ये कुछ इस तरह शो करेगा अभी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पेशेंट का आईडी यूनिक आईडी, ये हमने कहाँ लिखा था? यहाँ पे लिखा था। पेशेंट आईडी टाइटल में बता रहा है, टाइटल यहीं पे कहीं लिखा हुआ होगा, टाइटल ये रहा। ठीक है, पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यूज़र को नहीं बता पा रहे थे, अब क्या है, हम यूज़र को बता पा रहे हैं कि हम क्या चीज़ें मांग रहे हो आपसे। ठीक है, तो टाइटल ये आ चुका है, डिस्क्रिप्शन ये, और एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं शो होना चाहिए। एक मिनट देखते हैं ज़रा, कहाँ एग्जाम्पल में? हाँ सही सही सही, एम नहीं डाला, अब सेट है। अच्छा जी, थैंक यू। और कंट्रोल आर कर देता हूँ, आगे एग्जाम्पल भी। यानी कि अब जो हमारा यूज़र है ना, वो आराम से जान सकता है कि हमारे को उसके अंदर क्या डेटा देना है, ये आपसे क्या मांग रहा है। अभी हमने एग्जाम्पल भी दे दिया और सब कुछ। ठीक है, तो हम सिर्फ P00 हमारे पास कौन 4 देखते हैं, 4 डेटा पे हमारे पास कौन है, और रिस्पॉन्स सही गया, 202 का गया, और हमारे पास वो जो है डेटा भी आ चुका है। ठीक है, हम 6 डाल के देखते हैं क्या 6 में कोई है हमारे पास, नॉट फाउंड, यानी कि हमारे पास 6 का पेशेंट का कोई डेटा मौजूद नहीं है। 5 मेरे ख्याल से 5 होगा, हाँ 5 है, नेहा सिंह आ गया। ठीक है, किस चीज़ के अंदर? देखो अभी हमने सिर्फ वैलिडेशन किया है इस बेस पे कि हम यूज़र्स को बता पाएँ कि हम जो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो किस चीज़ का है। ठीक है, उस चीज़ के लिए हमने एक टाइटल दे दिया, ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन दे दी, जिससे वो जान सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं ये किस चीज़ का डेटा है। हम यहाँ पे वो पूरी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि आप जो आईडी दे रहे हैं इसमें, इससे हम क्या कर सकते हैं, इस आपके डेटा से हमारा को क्या हासिल होगा। आप कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने वो दिया है जो हमारा यूनिक आईडी है, जो हमारे जैसे फॉर्मेट में है, ये रहा। ये किस फॉर्मेट में देख रहा हूँ, 500P005। ठीक है, अगर पेशेंट को ये मालूम भी ना हो कि यार मुझे वैल्यू क्या देना है, तो वो क्या अपना डेटा निकाल पाएगा? नहीं ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, ये सारा किस में आता है? पाथ पैरामीटर में आता है। देखोगे नहीं यार, छोटा सा तो है ये तो। देखो स्ट्रिंग के आगे ये लगाना है, उसके बाद पाथ लिख के ब्रैकेट क्लोज करके 3 डॉट लगाने के बाद ये सारा चीज़ें दे दें। हाँ हाँ, ये मिल जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? नमाज के टॉपिक पे बात चल रही है, तो उसमें हमने क़याम के बारे में बात करनी थी कि क़याम करना लाजिम है और तकबीर ताज़ीमा। तो थोड़ी सी तवज्जो मैं आपकी इधर चाहूँगा, और अगली जो बात हम करने लगे हैं वो चूँकि कुरान पाक की तिलावत होती है,
नमाज में क़िरात, तो ज़रूरी है कि हम थोड़ा क़िरात के बारे में जानें। तो पहले नंबर पर तो हम कुरान पाक की तिलावत की फजीलत में ये सुन लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़ क़यामत कुरान पाक अपनी तिलावत करने वाले और अपने से ताल्लुक़ रखने वालों की शफाअत करेगा। और शफाअत का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वो इंशाअल्लाह किसी दिन पूरा टॉपिक पे अर्ज़ करेंगे। तो मतलब है कि कुरान ये कहेगा कि अल्लाह, ये बंदा मुझसे ताल्लुक़ रखता था, मेरी तिलावत करता था, तो इसके गुनाहों को माफ़ फरमा, तो अल्लाह ताला उसकी बात सुनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक के एक एक हर्फ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 30 नेकियां 10 नेकियां अता फरमाता है। और फिर आपने वजाहत फरमाई कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है बल्कि ये 3 हर्फ हैं, तो इसका मतलब है कि 30 नेकियां अता फरमाता है। तो बहुत सारी इसकी तिलावत की फजीलत है, लेकिन इसमें एक बात जो हमें बहुत ज़्यादा सुनने की और समझने की ज़रूरत है वो ये है कि कुरान पाक में एक जैसे अल्फाज बहुत हैं। अच्छा, अब जो हम उर्दू बोलते हैं, हमारे यहाँ जो राइज है उसमें शायद इतना फ़र्क नहीं किया जाता, लेकिन आप कभी सर्च करें और जो अदीब हैं उर्दू के, आप उनकी उर्दू सुनिए तो उसके अंदर वो कॉफ और काफ में फ़र्क करते हैं, और सीन और स्वाद में फ़र्क करते हैं, हा और है में फ़र्क करते हैं। और हमारी जो गुफ्तगू है, जो हम आमतौर पे, तो हमें बताना पड़ता है भाई है कौन सी वाली और काफ कौन सी वाली। तो उसके लिए वो जुमले रखे हुए भी, कैंची वाली काफ के कुत्ते वाली काफ, तो वो पता चलता है भी ये काफ से तो लिखना है, कौन सी काफ से लिखना है। तो उर्दू में चले गलती हो जाना तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुरान पाक में जबकि लफ्ज के बदलने से माना पे असर पड़ता है। मैं उसकी आपको थोड़ी सी मिसाल दूंगा। मसलन हम नाजरा पढ़ लेते हैं और उसमें अगर हम फर्क नहीं करते कि कौफ है या काफ है, और कौफ मोटा है और हम उसको पतला पढ़ लेते हैं, तो एक आसान सी मिसाल ये है कि कल्बुन, इसको दिल को कहते हैं अरबी में, और कौफ को आप पतला कर लें कल्ब, तो इस कुत्ते को कहते हैं। अब हम एक कुरान पाक की एक आयत है, मैं तो गलत नहीं पढ़ूंगा, मैं सही पढ़ूंगा, और मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, कि अल्लाह ताला ने इसको, कुरान पाक को आपके क़ल्ब मुबारक पे नाजिल किया। ये है आयत करीमा और इसके अंदर क़ल्ब का लफ्ज़ है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर हमारी अदायगी सही ना हो और हम यहाँ पर कौफ और काफ का फर्क ना करें, तो माना कहाँ से कहाँ जाकर पड़ेगा, और आप जो कुरान पढ़ रहे होंगे उसका बिल्कुल बात ही चेंज हो जाएगी। तो जाहिर है कि कुरान सिर्फ लफ्ज का नाम नहीं है, एक पैगाम का नाम है। तो जब आपने पढ़ा और आपने पैगाम ही चेंज कर दिया, तो कई मरतबा कुरान पाक पढ़ने की वजह से हम गुनाहगार तो होते ही हैं। अगर हम नमाज में इस तरह पढ़ रहे हैं तो हमारी नमाज भी नहीं हुई, क्योंकि हमने कुरान पढ़ा ही नहीं, गलत पढ़ा। इसी तरह एक और मिसाल है, जिस तरह नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, तो जैसे तोएं जिसे हम कहते हैं, तोएं जोएं, तो ये इसमें जो जोएं से है इसको हम कह लेते हैं, हम हालांकि हम जो कायदा पढ़ते हैं उसमें जोएं नहीं पढ़ते, ज़ौ है। तो ज़िल्लन ज़लीला है, इसको अगर हम मोटा ना करें और हम ज़िल्लन ज़लीला पढ़ लें, तो ज़िल्लन ज़लीला का मतलब होता है साया। अल्लाह कुरान में ये फरमा रहा है कि जो नेक अमल करेंगे, ईमान वाले होंगे, तो आखिरत में हम उन्हें जिस जन्नत में और बागात में रखेंगे वो बड़े ठंडे और अच्छे साए वाली जगह होगी। तो अल्लाह साए में दाखिल करने की बात कर रहा है। और अगर हम इसको मोटा नहीं करते, ज़िल्लन ज़लीला पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब जिल्लत, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब होगा कि अल्लाह फरमा रहा है जो नेक अमाल करेंगे, और ये तो अल्लाह तो नहीं फरमा रहा, हम जो उसकी अदायगी करेंगे तो ये माना जा निकलेगा कि अल्लाह उनको जलील करेगा या जिल्लत वाली जगह पे दाखिल करेगा। तो याद रखिए, ये छोटी गलतियां नहीं है। कुछ गलतियां, कुछ अदायगियां जो बड़े कारी साहबान बहुत बारीकियां वो करते हैं, चलो वो बारीकियां ना सही, लेकिन इतना अदायगी जरूर सीख लेनी चाहिए कि जिसके अल्फाज का सीन और स्वाद का फर्क, क़ौ और ता का फर्क, क़ौफ और काफ का फर्क, इन जिन ऐसे अल्फाज से माना पे असर पड़ता है। इतनी अदायगी अपने कुरान पाक के हवाले से ज़रूर सीखनी चाहिए। किसी भी उम्र में हो इंसान कोशिश करता है। जाहिर है, जैसे हम कई दफ़ा इंग्लिश के मुख्तलिफ लहजे होते हैं, उसमें बात करते हैं, तो कहता है जी वो इंग्लिश ऐसे बोलता है जैसे पंजाबी बोल रहा है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कभी ये तो उर्दू के लहजे के अंदर इंग्लिश में बात करता है। इसलिए मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश का लहजा सही समझ आता है और उनको एक ही गलती महसूस हो रही होती है कि यार ये क्या हुई।
तो अगर हम उसके अंदर महारत हासिल कर सकते हैं तो कुरान पाक की अदायगी भी इतनी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी संजीदगी के साथ आप थोड़ा सा वक्त कहीं पर आप लगाएंगे तो आपकी अदायगी सही हो जाएगी। तो ये एक इसकी एक संजीदा बात है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। अगली बात है नमाज के अंदर तिलावत के हवाले से कुछ बातें हम मजीद सुन लेते हैं। वो एक ये है कि नमाज के अंदर तिलावत या नमाज के बाहर तिलावत, मुतलक तिलावत का एक हुक्म यह है कि जहां तिलावत हो रही हो तो उसको सुनना लाजिम है। अल्लाह ने कुरान पाक में इसका बयान किया है, फरमाया इदा कुरी अल कुरान फस्तमिउ लहू व अंसितू, कि जब कुरान की तिलावत की जाए तो खामोश रहो और उसको सुनो। अच्छा, अब अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप अपना काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर कुरान की तिलावत सुनने नहीं आए और मैं फारिग हूँ, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ, मैं वहां पर बैठकर ऊंची ऊंची आवाज में तिलावत शुरू कर दूं, भाई ये तो अपने पढ़ रहे हैं, जब मेरा टाइम होगा मैं आ जाऊंगा लेक्चर के लिए, तो जब तक मैं कुरान निकाल के ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दूं तो इसमें मैं गुनाहगार होऊंगा, आप नहीं, क्योंकि आप तो अपने काम में मसरूफ हैं और मैं बीच में आपके बैठ के ऊंची आवाज में तिलावत शुरू कर दूं। ये ठीक वही बात है कि जो हमारे यहाँ बरकत के लिए सुबह सवेरे गानों से पहले तिलावत लगाई जाती है ऊंची आवाज में, थोड़ी देर बाद तो गाने लगाए जाते हैं, उससे पहले बरकत के लिए जो दुकानों में ऊंची आवाज में तिलावत लगाई जाती है, जाहिर है कि वो सवाब कमाना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं, एक हर बंदे के अंदर थोड़ा एक ख्याल होता है कि यार सुबह सवेरे कुरान की तिलावत हो। लेकिन इसके अंदर ये फर्क है कि जब वो कुरान की तिलावत ऊंची आवाज में लगाए तो जहां तक आवाज जा रही है, एक तो उनके ऊपर सुनना लाजिम है, कौन सुनेगा, और कम अज कम जो जिन्होंने लगाई है वहां पर भी एक बंदा भी अगर सुन रहा हो तब भी शायद वो हुक्म सख्त ना लगे कि एक बंदा बकायदा सुनने बैठ जाए। जिस दुकानदार ने लगाई होती है वो खुद भी बातों में और कामों में मसरूफ होता है, वो तिलावत नहीं सुन रहा। तो याद रखिए कि जब तिलावत शुरू हो जाए तो वहां पर सुनना लाजिम है। अब कौन इस अमल को दोहरा रहा है, गुनाह उस पर होगा। यानी अगर आप बकायदा गए ऐसी जगह जहां तिलावत हो रही है और आप नहीं सुन रहे, आप गुनाहगार, और अगर आप अपने काम में मसरूफ थे, कोई आपके बीच में आकर तिलावत शुरू कर रहा है, वो गुनाहगार, आप नहीं। तो इस तरह कुरान की तिलावत जब हो तो उसको सुनना लाजिम है। एक मसला ये भी तिलावत के हवाले से आ गया। अब तिलावत कहा किसे जाता है, ये नमाज के मुतालिक मैं बात कर रहा हूं कि जब हम नमाज के अंदर, इमाम की बात हम बाद में करेंगे, इमाम के पीछे जब हम नमाज पढ़ रहे हो, हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं और हमने तिलावत करनी है, तो याद रखें तिलावत कम अज कम इसे कहते हैं कि मेरी आवाज मेरे कानों तक पहुंचे। अगर मिसाल के तौर पर मैं तिलावत कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं कुछ भी, और मैं जुबान भी हिला रहा हूं लेकिन मेरी आवाज बिल्कुल नहीं है, यानी सांस ही नहीं निकल रही, सांस लेना देना कर रहा हूं, बस आवाज है, ये जैसे मैं जुबान हिला, तो इसको पढ़ना नहीं कहेंगे। इसका मतलब आपने सारा कुरान भी पढ़ लिया तो आपने किरात नहीं की। तो कम अज कम किरात का यह है कि अगर शोर ना हो तो आपकी आवाज इतनी हो कि आपके कानों तक पहुंचे कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। अगर शोर ना हो, और अगर हल्का फुल्का ऐसा शोर है और आपके कानों तक नहीं जा रही तो कोई बात नहीं। और उसकी मिसाल जैसे शायद आपको आएगी भी नहीं, मैं अगर ऐसे दूं तो है जी, मतलब मैं हल्का हल्का पढ़ रहा हूं। अब जाहिर है मैं यहाँ पे पढ़ूंगा आपको समझाने के लिए, करना ही पड़ेगा दिखाने के लिए, जैसे है जी, ये सांसों की आवाज है, ये सांसों की आवाज है जो आपके कान खुद सुनेंगे। इस तरह आप पढ़ेंगे तो पढ़ना शुमार होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, सिर्फ आपके होंठ हिले, आपकी जुबान भी हिली, आपने अपनी तरफ से पूरी तिलावत कर ली लेकिन आपकी आवाज नहीं निकली इतनी जो आप कुछ सुन सके, तो आपने तिलावत नहीं की, आप समझ लेंगे भी तिलावत वाला फर्ज रह गया। एक मसला आ गया तिलावत के हवाले से। अगला मसला है कि कुरान पाक में तिलावत तरतीब से होनी चाहिए, कि पहले जो सूरत तरतीब से कुरान में लिखी है वही होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो भले 2 सूरतों के बाद है, 4 सूरतों के बाद है, आगे वाली होनी चाहिए। यूं नहीं कि पहली रकात में आपने जो सूरत पढ़ी है वो एक जगह है और अगली रकात में आपने पीछे से कोई सूरत पढ़ ली। भूले से हो जाए, भूले पे गुनाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानबूझ के करना जो है वो मना है, नमाज फिर भी आपकी हो जाएगी लेकिन ये अमल जो है नापसंदीदा है। अगला मसला, तरतीब के साथ साथ ये भी ख्याल रखना है जो 2 सूरतें आपने पढ़ी हैं उनके दरमियान कोई छोटी सूरत नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप सूरत पढ़ते हैं अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, उसके बाद है इन्ना आतईना कल कौसर,
उसके बाद है कुल या अय्युहल काफिरून। अब कुल या अय्युहल काफिरून और अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन के दरमियान इन्ना अतैना छोटी सूरत मौजूद है। आप ये छोटी सूरत छोड़कर कुल या अय्युहल, पहली रकात में अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन पढ़ी, अगली के अंदर आपने कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ दी। तो ये जो है ये भी मकरू अमल है, नापसंदीदा अमल है। आपको दरमियान वाली वो पढ़नी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये चंद बातें नमाज के अंदर तिलावत के हवाले से आ गई। कोई सवाल आप किरात के हवाले से करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह।